Hello students, we are back again with the next video tutorial, and in this video tutorial we are going to discuss the most interesting chapter, most interesting topic, and the most interesting topic is microorganism. In this part we are going to discuss about the microorganism. As you all know, we are suffering from a pandemic. The whole world is suffering from the pandemic, that is COVID-19. And you all know that the coronavirus is a type of microorganism. वो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे. तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी. तो पहला मेरा क्वेश्चन यही होगा कि बेटा आप किसकी वजह से बीमार पड़ते हो, या इस समय आप किसकी वजह से बीमार पड़ रहे हो. तो आप कहोगे कोरोना वायरस की वजह से, या किसकी वजह से आप बीमार पड़ते हो. तो जनरली होता है डर्टी वाटर की वजह से, अनहाइजीनिक फूड की वजह से, आप क्या जो घर में गंदगी होती है उसकी वजह से. तो ये जो डर्टी वाटर या अनहाइजीनिक फूड होता है, इसमें क्या ऐसी चीज़ प्रेजेंट होती है, इट कंटेन समथिंग ना. सो दैट्स वाई यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज. ठीक है, व्हाट इज़ द थिंग दैट कॉजेज द डिजीज. ठीक है, मेरा क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट डज द डर्टी वाटर या अनहाइजीनिक फूड कंटेन दैट ऑफन मेक्स यू इल, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हो, वो क्या ऐसी चीज़ है. तो आप क्या बोलोगे, उसमें कुछ जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हो. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि वो जो जर्म्स या बैक्टीरिया हैं उनको आप क्या कह सकते हो. ठीक है, व्हाट आर दीज जर्म्स एंड बैक्टीरिया कॉल्ड. तो उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So students, in this part we are going to discuss about the microorganism. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं. तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तोड़ दें तो दो शब्द आते हैं, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मतलब बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि जिनको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनका साइज इतना स्मॉल होता है, यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर या इससे भी छोटा होता है, जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होती है या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स. ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन. सो लेट अस प्रोसीड. व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है. ठीक, सो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आइज एंड कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि काफ़ी छोटे हैं, तो जिस ब्रांच ऑफ साइंस में इनकी स्टडी की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम देख किससे पाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें चाहिए होता है आपका माइक्रोस्कोप. और आपको पता है ये जो माइक्रोस्कोप है ये 17th सेंचुरी के अराउंड बना था. ठीक है, आपके जो एंटोन वॉन ल्यूवेन होएक थे, इन्होंने सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में पहला लिविंग सेल देखा था इन्होंने. ठीक है, तो ये जो थे एंटोनी ल्यूवेनहोएक, ये एक डच मर्चेंट थे. ठीक है, जिन्होंने पहले लिविंग सेल को देखा था. ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा था ये, और ये काफ़ी छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिनको इन्होंने देखा था. ठीक है, तो पहले हम लोग क्लासीफाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर यानी कि ये किससे बने होंगे, एक सेल से. मल्टीसेलुलर यानी इनमें कई सारे सेल प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ वन सेल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स.
और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये एक्सट्रीम हार्श वेदर कंडीशन से लेकर यानी कि ठंडी से ठंडी जगह पर और गर्म से गर्म जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ठंडी जगह में भी पाए जाते हैं, बहुत गर्म जगह में भी पाए जाते हैं और नॉर्मल सर्फेसेस में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में हम इनकी स्टडी करते हैं। वो है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। तो मेन 5 ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। लेट अस हैव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल ऑफ दम। पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये सिंपलेस्ट होते हैं अमंग्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये जो हैं आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है ये पहले मैं बता दूं। प्रोकैरियोट ये वर्ड से मिलकर बना है प्रो और कैरियन। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिनका न्यूक्लियस पहले बना हो। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है यानी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक, प्रोकैरियोट जो होते हैं ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या है, हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब इनका न्यूक्लियस जो होता है ट्रू यानी वेल डिफाइंड होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा उसे हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस जो है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियोलस नहीं होगा। ठीक है, और उसमें जो न्यूक्लियस होगा प्रिमिटिव, जैसे कि आप जानते हो कि जो पहली चीज़ बनती है वो बेकार बनती है ना। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव लेवल का पाया जाएगा। लेकिन आपका यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप होता है। ठीक, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। प्रोकैरियोट होते हैं मतलब मैंने पहले ही बता दिया, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव होगा। ठीक, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, और न्यूक्लियस जो मटेरियल है वो हमने पहले बताया है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता और ये सिंपल होता है। ठीक, और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं लैक्टोबैसिलस और स्टेप्टोकोकस, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको उनके शेप और साइज़ की वजह से डिफरेंट तरह से डिवाइड किया गया है। तो पहला जो होता है वो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होता है जिसे हम लोग कोकस कहते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो इनका शेप कैसा होता है, राउंड शेप का होता है या स्फेरिकल शेप का होता है। दूसरे तरह का बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। इनका शेप जो होगा वो स्पाइरल के तरीके से होगा और इसमें एग्जाम्पल होता है स्पाइरलम माइनस। स्पाइरल माइनस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमा शेप। ये बैक्टीरिया भी अपने नाम के हिसाब से होते हैं, इनका शेप जो होता है वो कॉमा की तरह होता है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कॉमा की तरह इनका शेप होता है, इनको विब्रो कहते हैं। एग्जाम्पल विब्रो कॉलरी जो कि कॉलरा कॉज करता है। ये बैक्टीरिया जो होता है आपका कॉमा शेप होता है। नेक्स्ट होता है रॉड शेप बैक्टीरिया, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। ये बैक्टीरिया जो होगा इनका शेप जो होगा वो रॉड की तरह का होगा और इसमें बैसिलस बैक्टीरिया आते हैं, इनको जनरली हम बैक्टीरिया बैसिलस कहते हैं। इसमें आते हैं आपको लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमेशा कॉलोनी में लिव करते हैं, मतलब अकेले नहीं रहते, एक कॉलोनी फॉर्म करके लिव करते हैं। ठीक है, और उसके बाद
हम बात करते हैं ये बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वैसे तो आप जानते हैं ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सके। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन रेस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया वो होते हैं हेटरोट्रोपिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, इनको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना होता है फूड के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट बैक्टीरिया की। तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो होता है वो होता है थायो मार्गेरिटा। ये थायो मार्गेरिटा नैम्बियंसिस इज द लार्जेस्ट बैक्टीरियम फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। Next, we are going to discuss the next microorganism, that is fungi. फंजाई का सिंगुलर होता है फंगस। कई सारे हैं तो फंजाई, और सिंगुलर है तो फंगस। जैसे बैक्टीरिया और बैक्टीरियम। बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर है और बैक्टीरिया जो है कई सारे। अब हम बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर और या मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। फंजाई की मेन चीज़ ये होती है, ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसकी वजह से ये ग्रीन कलर के नहीं होंगे, ठीक है। और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये ऑटोट्रोपिक नहीं होंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रोपिक बोलेंगे, ठीक है। ये नॉन ग्रीन होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, और ये मोस्टली सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स यानी ये जो है अपना जो फूड है वो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक। तो ये जो है कहाँ पर ग्रो करते हैं, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और ये उसी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक। और कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी दूसरे के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, लेना। तो ये जो है सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों होते हैं। और दूसरे जो होते हैं ये हमेशा मतलब मोस्टली जो है ग्रो करते हैं डार्क और डैम्प प्लेसेस पे, ठीक है। और ये मैंने पहले बताया कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फंजाई जो होगा वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होगा। हेटरोट्रोपिक होगा यानी कि खुद खाना नहीं बना सकता। नॉन ग्रीन होगा, ठीक है, जिसका मेन कारण यही है, नॉन ग्रीन है यानी कि क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। डार्क और माशी प्रेजेंस में पाए जाते हैं, ठीक है। सम कॉमन फंजाई जो होते हैं वो आपके यीस्ट और मशरूम होते हैं जो कि एडिबल हैं। और कुछ ब्रेड माउल्स होते हैं, पेनिसिलियम और अल्टरनेरिया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके फंजाई के, ठीक है। जो मल्टीसेलुलर फंजाई होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक थ्रेड के बने हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइफी, जिसमें आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज अ प्लूरल एंड सिंगुलर जो होता है वो होगा प्रोटोजोअन, ठीक है। तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है एक सिंगल सेल की बनी हुई होती है। ये हेटरोट्रोपिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या हम एक नाम जानते हैं, दिस इज यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है वो आपको ऑटोट्रोपिक होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना लेता है। अदरवाइज जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होते हैं, ठीक। और ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं इनके कॉमन एग्जांपल्स आप ले लीजिए, अमीबा और पैरामीशियम। ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती और इनका साइज काफ़ी छोटा होता है, 2 से 200 माइक्रोन का इनका साइज होता है। ये जनरली हर जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, कुछ डिकेइंग प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल वेस्ट में पाए जाते हैं, इवन एनिमल बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। सो ये प्रोटोजोअन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये जो प्रोटोजोअन्स हैं इनकी बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये अपने फूड को कैप्चर करते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा का जो मूवमेंट होता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है और फूड कैप्चरिंग भी इन्हीं स्यूडोपोडिया के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो ये स्पेशल फीचर होता है अमीबा के अंदर। और पैरामीशियम में क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इसकी वजह से आप ये अपना मूवमेंट जो है वो कैरी आउट कर पाते हैं। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजेंबल करता है स्लीपर के तरीके, मतलब ये बिल्कुल चप्पल के तरीके के आकार के होते हैं। अब हम बात करें यूग्लिना की।
तो ह्यूग्लिना जो कि हेटरोट्रॉपिक है, नहीं, वो ऑटोट्रॉपिक है। ह्यूग्लिना जो है एक ऐसा प्रोटोजोअन है जो कि ऑटोट्रॉपिक है, अदरवाइज जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो होते हैं हेटरोट्रॉपिक। ह्यूग्लिना जो होता है ये आपका जो प्रोटोजोअन होता है, इसमें फ्लैजेलम पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो इनके में मूवमेंट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो आपका ह्यूग्लिना है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कुछ डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोन्स के एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो ये थे आपका डिस्कशन आपके प्रोटोजोन्स के बारे में। तो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये दे कैन लिव सिंगली अनलाइक द बैक्टीरिया एंड फंजाई इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इनको किसी भी कॉलोनी की ज़रूरत नहीं होती, ये अकेले रह सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दैट इज एल्गी। एल्गी या सिंगुलर आप कह सकते हो एल्गा। जनरली आप बारिश के समय ये देखते हो कि आपकी मिट्टी में या फिर आपकी ईंटों पे जहाँ पर पानी पड़ता है बार बार, वहाँ पर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकल आता है ना, और वो काफ़ी स्लिपरी होता है। तो वो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकलता है वही आपका होता है एल्गी, है ना। और ये जो एल्गी होता है ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि इन दोनों हो सकते हैं, चाहे ये यूनिसेलुलर होंगे चाहे ये मल्टीसेलुलर होंगे। और ये जो आपके एल्गी होते हैं ये जैसे प्लांट्स होते हैं उनके तरीके से ही होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्रीन प्लांट के तरीके से ही होते हैं, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या होंगे, ये ऑटोट्रॉपिक होंगे। इनका एग्जाम्पल जो है वो है स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास एंड फ्यूकस। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप याद रखिएगा, स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास, स्पायरोगेरा एंड फ्यूकस। ठीक है, ये था आपके एल्गी के बारे में। अब हम बात करते हैं वायरस। तो ये जो वायरस जैसे कि कोरोना वायरस, ठीक है, तो ये बेटा कोरोना वायरस जो है, वायरस इनको क्यों कहते हैं, वायरस जो है ये कनेक्टिंग लिंक होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच। इनको कनेक्टिंग लिंक क्यों कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं ये दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग। कैसे, देखो जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ही होस्ट के अंदर जाते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसीलिए इन वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं कोरोना वायरस का, वो हमको दिखता नहीं है, मास्क का प्रयोग करते हैं ताकि ये वायरस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए और हमको हार्म ना करे। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड द लिविंग सेल ओनली। ठीक है, और बाहर में कैसे होते हैं, ये डेड होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अभी भी बायोलॉजिस्ट भी पजल हैं कि ये लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं। ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं आपके लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। ठीक है, ये जो होते हैं ये जेनेटिकल मटेरियल से बने हुए होते हैं, जिसके चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन का एक कोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो प्रोटीन के कोट के चारों तरफ रहता है। ठीक है, और ये जितने भी, और इनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इनमें केवल क्या होगा, इनका जो है जेनेटिकल मटेरियल होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, प्रोटीन की कवरिंग होगी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि जो वायरस होते हैं ये अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बाहर कैसे हैं, नॉन लिविंग, जब किसी होस्ट के अंदर जाते हैं तभी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मैंने जो आपको सबसे पहले ही बताई थी कि ये जो है कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच। अगर ये बाहर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के तो ये डिवाइड नहीं करेंगे, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ये बिहेव करेंगे। ठीक है, तो
आपका एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ कोरोना वायरस, बैक्टीरियोफेज, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे वायरसेस के, और ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक, वायरस का। Thank you students for watching this video. This was the first part of microorganism. Microorganism के और भी parts हैं, तो पहले आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो के डालूंगी वो आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप कुछ नया इनोवेशन चाहते हो रिलेटेड टू द वीडियोस, या कुछ नया चेंज चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। Thank you students and keep watching. Thank you and have a great day.